जय हिंद दोस्तों। अधीनस्थ कुतो विद्या अविद्यस्थ कुतो धनम, अधीनस्थ कुतो मित्रम अमित्रस्थ कुतो सुखम। अर्थात जो व्यक्ति आलस्य करता है वो विद्या को अर्जित नहीं कर पाता है, और जो विद्या को अर्जित नहीं कर पाता है वो धन की प्राप्ति नहीं कर पाता है, और जो धन की प्राप्ति नहीं कर पाता वो अच्छा मित्र नहीं बना पाता, और जो अच्छा मित्र नहीं बना पाता वो सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो हमें और आपको और सभी को आलस्य नहीं करना चाहिए। विद्या को अर्जित करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए हार्ड वर्क का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी सेशन में सप्लाई सिस्टम को। तो सप्लाई सिस्टम का तात्पर्य है कि जो हम जनरेशन कर लिए, इससे पहले वाली क्लास में जनरेशन कर लिए, अब उसको हम दूर दूर तक, घरों घरों तक ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, उस सप्लाई का ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे कि सप्लाई सिस्टम क्या होता है और उसको ट्रांसमिट करने में क्या क्या हमको वहाँ पास कार्यविधि करनी होती है। ओके सो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्लाई सिस्टम आज का हमारा चैप्टर रहेगा। तो जो सप्लाई सिस्टम है वो होता क्या है, सप्लाई सिस्टम की डिफिनीसन क्या होगी। तो सप्लाई सिस्टम को डिफिनीसन जानने के लिए इससे पहले हमको जानना होगा कि उसका बिजली का जो उत्पादन है, जनरेशन है, वो किस प्रकार से करते हैं। तो इससे पहले क्लास में जो हम 5-6 क्लास लिए हैं, तो उसमें सप्लाई सिस्टम से पहले की जो चीज़ जनरेशन की है उसका हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। तो उसको आप देख लीजिए तो आपको अधिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो जो हम जनरेटिंग स्टेशन होता है, सप्लाई सिस्टम को हम बात करें तो जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन से जो हम उपभोक्ता के घर तक बिजली की जो आपूर्ति की सुविधा हम अपनाते हैं, वहाँ बिजली जो पहुँचाते हैं उपभोक्ता के घर तक, तो जो सिस्टम का हम उपयोग करते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सप्लाई सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पास से हमने क्या किया, बिजली का उत्पादन किया, और यहाँ पास जो हमारा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके घर तक हम उसके घर के मीटर तक जो हम पहुँचाने के लिए विद्युत जो सिस्टम का यूज करते हैं वह सप्लाई सिस्टम होता है। तो ये सप्लाई सिस्टम जो होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार से हम करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से करते हैं। तो जो सप्लाई सिस्टम का भाग होता है वो 3 प्रकार से होता है। तो सप्लाई सिस्टम का भाग कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। तो उस तीनों प्रकार को हम देखते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे सप्लाई सिस्टम के भाग। सप्लाई सिस्टम के भाग, सप्लाई सिस्टम को बोलें तो विद्युत आपूर्ति, सप्लाई सिस्टम को बोलें तो विद्युत आपूर्ति। तो इसके जो भाग होते हैं मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 3 प्रकार से इसके हम भाग पढ़ते हैं। जो पहला होता है तो वो होता है आपका जनरेशन, जनरेटिंग स्टेशन, उसको बोले तो जनरेटिंग स्टेशन, इसको बोले तो उत्पादन केंद्र। तो उत्पादन केंद्र जो है तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब जो होता है दूसरा भाग यहाँ पास तो होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। तो जो ट्रांसमिशन होता है इसको हम बोलेंगे संचरण, इसको हम बोलेंगे संचरण। और जो तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण। तो ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, सप्लाई सिस्टम यहाँ पास यूज करते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ लिया। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, एक संचरण और एक वितरण पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि संचरण जो होता है वो किस प्रकार से करते हैं और वहाँ पास वितरण भी किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले हम बनाते हैं एक जनरेटिंग केंद्र बनाते हैं।
तो इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे कि कैसे हमारी उपभोक्ता के घरों तक बिजली जाती है। यहाँ पास हो गया जनरेटिंग स्टेशन, जो हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटर लगा के एसी सप्लाई को हम उत्पन्न करते हैं। और जो जनरेटिंग स्टेशन में सप्लाई को हम उत्पन्न करते हैं वो होता है हमारा 11 kV होता है। कितना होता है? 11 kV होता है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज होती है। अब इसको हमको क्या करना होता है कि जनरेटिंग स्टेशन में जो हमने 11 kV का बिजली का उत्पादन किया है, अब इसको हम क्या करेंगे कि स्टेप ऑफ करेंगे। तो वो स्टेप ऑफ करने का काम होता है ट्रांसफार्मर, जिसको बोले तो परिणामित्र। तो यहाँ पास हम एक ट्रांसफार्मर को लगाते हैं जो क्या करेगा, जनरेटिंग स्टेशन में जो हम बिजली की उत्पादन किए हैं उसको क्या कर देगा, स्टेप अप कर देगा, मतलब उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पास 11 kV से ये परिवर्तित कर देगा हमारा, यहाँ पास 11 kV से 132 kV, कितने में कर दिया, 132 kV में यहाँ पास ये परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पास जो हमने एक लाइन दर्शाया है, तो यह एक लाइन नहीं है, यह क्या है, यह 3 लाइन को दर्शाता है। यह 3 फेस लाइन को दर्शाता है, अर्थात 3 फेस वायर को दर्शाता है। तो यहाँ पास हम एक ही लाइन बनाएंगे, क्योंकि आपको ब्लॉक डायग्राम में ज़्यादा लाइन खींचेंगे तो फिर वहाँ पास आपको दिक्कत होगी समझने में। तो इसको आप समझेंगे कि यह 3 लाइन है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, स्टेप अप कर लिए। अब स्टेप अप कर लिए मतलब 132 kV में कर लिए। अब इसको हमको ट्रांसमिट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो वहाँ पास हमारा वोल्टेज क्लासेस कम होगा। तो हम दूरी लाइन के लिए, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन से, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन का एक होगा उपकेंद्र होगा, सब स्टेशन होगा, वहाँ सब स्टेशन का ये पूरा ट्रांसफार्मर है। अब उस जनरेटिंग स्टेशन से जो ट्रांसफार्मर है तो उसके ये कहीं शहर में होगा, क्या होगा, ये कहीं शहर में होगा, या फिर जहाँ जंगल पहाड़ होगा, एकत्रित क्षेत्र में होगा, जो एकदम खाली मैदान होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस बिजली को ले जाते हैं आगे हम। तो शहर के जो दूर हम ले जाते हैं, शहर से दूर ले जाते हैं, तो यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, बिजली का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो ये ट्रांसमिशन होगा, चूँकि यहाँ पास हमने क्या किया, 132 kV का हम ट्रांसमिशन यहाँ पास कर रहे हैं। तो यहाँ पास 132 का ट्रांसमिशन करने से हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह कितनी है, ज़्यादा पावर की है, ज़्यादा पावर की, अर्थात 132 kV की वोल्टेज है। तो इसको हम जब ले जाएंगे तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। आपको हम पूरी चीज़ बताएंगे कि जनरेशन कितने वोल्टेज तक की करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने वोल्टेज तक की करते हैं, और ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज तक की करते हैं। अभी आपको हमको यहाँ समझना है। तो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं हाई वोल्टेज की। यहाँ पास भी आपको कितने वायर दर्शाया गया है, 3 वायर दर्शाया गया है, जो आपको दिख रहा कितना, 1 दिख रहा। तो यहाँ पास हम जो वोल्टेज को लाए हैं ये कितना है, तो 132 kV को हम अब यहाँ ट्रांसफार्मर में लाएंगे। तो आपको जानना ज़रूरी ये होता है कि जो हम जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ पास ट्रांसफार्मर में जो हम कनेक्शन करे हैं, संयोजन किए हैं, वो कैसा संयोजन होगा, स्टार में होगा कि डेल्टा में होगा। तो आपको भली बात पता है कि 3 फेज संयोजन में हम क्या करते हैं, स्टार में करते हैं या फिर डेल्टा में करते हैं। तो यहाँ पास हम 3 फेज 3 वायर का हम करेंगे। तो वोल्टेज को क्या हम बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कौन सा परिणामित्र यूज करते हैं, कौन सा एक्समर यूज करते हैं, तो यहाँ पास डेल्टा टू स्टार हम यहाँ पास परिणामित्र का यूज करेंगे। तो ये डेल्टा टू स्टार हमारा परिणामित्र है। अब यहाँ पास डेल्टा टू स्टार को हम एक, यहाँ पास हम बोले कि 3 फेज ही ले जा रहे हैं, कितना, 3 फेज और 3 वायर ले जा रहे हैं। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि फिर यहाँ पास तो 4 वायर है, जो स्टार में एक न्यूट्रल है, तो उसको न्यूट्रल को हम सीधे न्यूट्रल ही कर देंगे, अर्थात इसको ग्राउंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पास हमारे पास बचेगा कितना, 3 वायर ही बचेगा। आगे पूरी चीज़ बताएंगे हम। तो यहाँ पास हम ट्रांसफार्मर कौन सा यूज कर लिए, डेल्टा टू स्टार कर लिए। अब 132 kV को हम कहाँ ले जाते हैं, ये जो यहाँ पास लाए हैं तो ये कहीं शहर से दूर होगा। शहर से दूर मतलब शहर से दूर जो सब स्टेशन होगा वहाँ पास ये होगा। क्योंकि हम ट्रांसमिट किए हैं तो शहर से दूर काफ़ी रहता है ये वाला सब स्टेशन। तो इसको हम 132 kV लिखेंगे, कितना, 132 kV लिखेंगे, जो हमारा ये शहर से दूर एक ट्रांसफार्मर होगा। तो इसको हम 132 kV से हम कितने kV में इसको हम डाउन कर देंगे, तो 33 कहें तो 33 kV में इसको हम क्या कर देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे। डाउन मतलब कम।
तो यहाँ पास फिर हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो यहाँ पास डेल्टा स्टार था, स्टार से हमको क्या करना है, घटाना है, मतलब वोल्टेज को घटाना है, तो यहाँ पास हम लगा लेंगे डेल्टा। अब यहाँ पास होगी हमारी ट्रांसमिट। अब इसको हम आगे ले जाते हैं, तो आगे ले जाकर क्या करेंगे, इसको हम आगे ले जाकर हम इसको वहाँ पास लगाएंगे एक ट्रांसफार्मर जहाँ हमारे गांव या शहर के आसपास में लगे होते हैं, जो उपकेंद्र होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पास का ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो फिर इस ट्रांसफार्मर में हम कितने वोल्टेज को लाएंगे, तो इस ट्रांसफार्मर में इस हम 33 kV के वोल्टेज को इस ट्रांसफार्मर में हम लाएंगे। तो ये हो गया 33 kV। अब ये क्या करेगा, स्टेप अप करेगा कि स्टेप डाउन, तो यह करेगा स्टेप डाउन ही करेगा, स्टेप डाउन ही करेगा, जो कर देगा हमारा कितने में, 11 kV में कर देगा। तो इस प्रकार से कितने में कर दिया, हमारा 11 kV में कर दिया। अब इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इसको हम यदि गांव में या शहर में इसको हम कई क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं, तो इसमें हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर जहां पास लगाए हैं तो कई गांव या कई शहरों में ले जाना चाहते हैं, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफार्मर को यहाँ हम दर्शा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि यहाँ पास एक हो गया ट्रांसफार्मर और ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। तो इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर कितने हैं, 3 ट्रांसफार्मर यहाँ पास हमने लगा दिया। तो ये 3 ट्रांसफार्मर, तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब इसको हम सप्लाई को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 33 kV। अब यहाँ पास जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तो इसको हम क्या किए हैं, डाउन किए हैं। तो इसमें डाउन किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पास कनेक्शन कौन सा होगा। डाउन करने के लिए सदैव भी हम क्या करते आए हैं कि यहाँ पास स्टार से डेल्टा करते आए हैं। तो यहाँ पास स्टार से डेल्टा हो जाएगा डाउन करने के लिए हमारा कनेक्शन। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाते हैं अब एक दूसरे ट्रांसफार्मर के पास, जो ट्रांसफार्मर हमारे घर के कहाँ लगे होते हैं, घर के आजू बाजू में लगे होते हैं। तो हमारे घर के जो आजू बाजू में यहाँ पास लगे होते हैं, तो ये वाले ट्रांसफार्मर जो होते हैं, तो हमारे ट्रांसफार्मर ये घर के आजू बाजू में लगे होंगे। तो इसमें से वोल्टेज या फिर हमारे घर के जस्ट पछीती में लगे होंगे, पीछे साइड लगे होंगे या सामने लगे होंगे, मतलब जो घर के पास में ही लगे होते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ये 11 kV से सीधे ही हमको कितने kV में चेंज करके देते हैं, 400 वोल्टेज में कर देते हैं। आपको kV नहीं कर देना है, वोल्टेज में रह गए, तो इतने हम वोल्टेज में यहाँ पास चेंज कर लेंगे। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमारा यहाँ पास 3 फेज 3 वायर था, 3 फेज 3 वायर था, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर। अब यहाँ पास जो हमारा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह 3 फेज 4 वायर होगा। कितना होगा, यहाँ पास 3 फेज होगा, 1 2 3 4। तो ये जो R हो गया, Y हो गया, B हो गया और एक हो गया न्यूट्रल हो गया। तो 3 फेज 4 वायर हमेशा यहाँ पास नाम देंगे। अब इसको हम देखेंगे कि किसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, किसको ट्रांसमिशन, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इस वाले वायर को हम बोलेंगे यहाँ पास ट्रांसमिशन वायर है। तो ये पहले हम इसको कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं ट्रांसमिशन, तो इसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये दूसरी बार हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो इसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलेंगे, प्राथमिक संचरण, द्वितीयक संचरण हिंदी में बोले तो। अब इसके बाद जो ये वाला भाग है, तो हमारा ये होगा यहाँ से, अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब हम वितरण कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो हमारे घर के बाजू में ट्रांसफार्मर लगा है और हमारे मीटर, जो हमारे घर के मीटर है, हमारे घर के बाजू में ट्रांसफार्मर और हमारे घर के जो मीटर है,
इसके बीच में जो हम सप्लाई कनेक्शन किए हैं तो उसको हम बोलेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब यह है क्या, हमारे घर के पास में जो मीटर लगे हैं वहाँ की ये चीज़ दर्शाई गई है। इतनी चीज़ें हो गई, तो यहाँ से आपको सीधे समझ में आ गया होगा कि जनरेटिंग स्टेशन से हमको घर तक पहुँचाने के लिए इतने सारे सिस्टम को, इतने सारे झमेले का यूज करना पड़ता है। अभी इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये अभी मात्र बेसिक था, ऊपरी ऊपर। अब इसको हम डिफिनीसन सही समझते हैं कि क्या बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन को, क्या बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन को, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसको हम इस तरह परिभाषित करेंगे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है तो जनरेटिंग स्टेशन से, कहाँ, जनरेटिंग स्टेशन से कहें तो उत्पादन केंद्र से जो हम सब स्टेशन तक, ये कौन सा सब स्टेशन है? मेन सब स्टेशन है, इसको हम बोलेंगे मेन ट्रांसफार्मर या मेन सब स्टेशन बोलेंगे। तो जनरेटिंग स्टेशन से जो मेन सब स्टेशन तक सप्लाई को जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। अब इसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे? तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे कि ये वाला हमारा कौन सा ट्रांसमिशन है? ये वाला है हमारा जो शहर में है, ये सिटी में है, जो जनरेटिंग स्टेशन से या मेन सब स्टेशन से दूर जो सिटी में है। ये तो सिटी ये सिटी में था, ये सिटी के बाहर है। तो इसको बोलेंगे कि जो मेन सब, इसको बोलेंगे कि जो मेन सब स्टेशन से हमारे सिटी या गांव के आसपास में जो हमारा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं या फिर सब स्टेशन लगे होते हैं वो कहलाते हैं हमारे द्वितीयक सब स्टेशन। ये जो होते हैं तो 3 फेज और 3 वायर कनेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पास हम लिखेंगे, ये होते हैं जो तो 3 फेज और 3 वायर कनेक्शन होते हैं, 3 फेज 3 वायर कनेक्शन होते हैं। और जो ये होते हैं तो ये भी हमारे 3 फेज और 3 वायर कनेक्शन होते हैं, 3 फेज 3 वायर कनेक्शन होते हैं। तो ये सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन है तो हमारे मेन सब स्टेशन से जो गांव या शहर के आसपास में सब स्टेशन है वहां तक की जो हमने सप्लाई सिस्टम का यूज़ किया है वो सेकेंडरी सब स्टेशन कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। अब जो प्राथमिक हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे घर के आसपास में लगे होते हैं, मतलब जो शहर से निकलकर हमारे घर के आसपास में आते हैं एक ट्रांसफार्मर जो सप्लाई जोड़ती है, तो वो होती है हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसमें भी क्या रहता है, ये जो 3 फेज है और 3 वायर इसमें भी कनेक्शन रहते हैं। तो इसमें कैसे रहते हैं? 3 फेज और 3 वायर कनेक्शन रहते हैं। अब इसमें जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो हमारे घर के आसपास में ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ से जो हमारे मीटर तक की सप्लाई पहुँचाते हैं वो कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह 3 फेज और कैसे होते हैं, यह 4 वायर होते हैं। मेन यह सब बताने का कारण यही था कि आपको ये चीज़ याद रहे कि 3 फेज 3 वायर, ये सब बताने का कारण ये था कि यहाँ पास ये आपको याद रहे कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 3 फेज और 4 वायर की सप्लाई आती है। हालांकि हम अपने घरों में जो यूज़ करते हैं तो एक सिंगल फेज ले लेते हैं मेन वोल्टेज मेन सप्लाई और एक न्यूट्रल ले लेते हैं, इतने से काम चलाते हैं। यदि मोटर वगैरह 3 फेज की यूज़ करना हो तो फिर पूरे को लेते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पास समझनी होती है। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये हमारा 11 kV का होता है। कितने का? यहाँ पास आप देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 11 kV का होगा। ये तो सब आपको प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हम जनरेशन है, जो हम उत्पादन करते हैं तो वो कितने वोल्टेज की हम जनरेशन को करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमको देखना है। तो जनरेटिंग स्टेशन में जो हम यहाँ पास अल्टरनेटर लगाते हैं तो अपने इंडिया में कितने वोल्टेज तक के उत्पादन को करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम में PDF सहित एकदम अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स एकदम सुरक्षित साफ सुथरे अक्षरों में, शब्दों में वो आपको उपस्थित है, वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में आप जाके वहाँ ले सकते हैं।
लवकुश प्रजापति ऑफिशियल, तो एक इस पे मिलेगी आपको टेलीग्राम में। तो यहाँ पास से क्या मिल जाएगी आपको, इन सभी की नोट्स मिल जाएगी। तो नोट्स आप जाके वहाँ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो इसको अब हम इरेज करते हैं और समझते हैं आगे चीज़ों को कि कैसे हम उसमें कितने वोल्टेज को हम वहाँ पास उत्पादन करते हैं। इसका आप टेलीग्राम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे अब कि जो हम जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सभी को हम कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज का हम उपयोग करते हैं। वीडियो चल रहा बराबर? ओके, तो यहाँ हम देखेंगे पहले जनरेशन। यहाँ पास जनरेशन हो गया और यहाँ पास हम देखेंगे ट्रांसमिशन और यहाँ पास देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितने वोल्टेज की हम करते हैं, तो यहाँ पास हम करेंगे जो जनरेशन है तो हम 33 kV से स्टार्ट कर देते हैं। कितने से? 33 kV से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पास हम 33 kV की करेंगे, उसके बाद हम 21 kV की करेंगे। 33 kV हो गया, 21 kV हो गया, इसके बाद हम 16.5 kV की करेंगे, 13.2 kV की करेंगे, इसके बाद हम 11 kV की करेंगे। आपको एक जो आता है कि आप कितने नहीं कर सकते हैं, आपको ऑप्शन में देखने के लिए लगेगा कि हम इतने kV की कर सकते हैं, लेकिन वह आपको ऑब्जेक्टिव में भ्रमित करने के लिए यह वाला ऑप्शन देता है। तो इसको आप इतने kV की बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इतने kV की आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पास देता है। तो आपको इसको सदैव याद रखना है। इसके बाद आप जो कर सकते हैं 9.9 kV की नहीं करते हैं, यहाँ पास फिर करेंगे आप 6.6 kV की करेंगे, इसके बाद 3.3 kV की करेंगे, इसके बाद आप 2.2 kV की भी करेंगे, 2.2 kV की करेंगे और 1.1 kV की भी करेंगे आप 1100 वोल्टेज की कहें तो। इसके बाद आप करें यहाँ पास करेंगे सीधे 400 की करेंगे। कितने की? 400 की करेंगे यहाँ पास। तो ये हो गया आपका 400 वोल्टेज हो गया। तो इतनी सारी आप वोल्टेज की क्षमताओं की पावर को आप यहाँ पास से जनरेशन स्टेशन से आप इतना उत्पादन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज तक की, कितने केवी के वोल्टेज तक की हम यहाँ पास ट्रांसमिशन करेंगे। तो अपने इंडिया में जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन अभी हो रहा है वो आपका 1200 वोल्टेज, कितना? 1200 वोल्टेज तक की ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट किया गया है। हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे अपने पावर ग्रिड में, PGCIL में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंगरौली, वहाँ से जो मेरी ट्रेनिंग चलती थी तो अपने यहाँ फ़िलहाल 2 ही लाइन ट्रांसमिट होती थी। कितना? ओनली फॉर 2 लाइन्स ट्रांसमिट होती थी आपकी, एक 400 kV और जो दूसरी थी 765 kV। तो यह 2 लाइन ही ट्रांसमिट होती थी। तो वहाँ पास जो आपने कुछ दूरी की लाइन अपने यहाँ ट्रांसमिट की गई है, जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज की 1200 वोल्टेज की जो अपने इंडिया में ट्रांसमिट की जाती है, कि अभी पूरी जगह प्रचलित नहीं है। जो मैक्सिमम वोल्टेज अभी ट्रांसमिट की जा रही है तो वो अपनी है कितना? 800। लेकिन ये भी कुछ जगहों पर ही है। जो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्रांसमिट होती है, तो वो 765 है अपने इंडिया में। ओके, तो बात आ रही थी कि 1200 वोल्टेज तो कुछ लाइन की है, समथिंग 14-15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको अभी मात्र एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा वहाँ पास बनाया गया है, और वहाँ पास ट्रांसमिट पूर्ण रूप से हर जगह नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पास जो ट्रांसमिशन की मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है? 1200 kV है। तो अपने इंडिया में 1200 kV है, आपको यह याद रखना है। तो यहाँ पास अब हम लिखेंगे
कि 1200 वोल्टेज की क्या करते हैं हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम। इसके बाद आप कर सकते हैं 800 केवी की, फिर 765 केवी की, इतने ही केवी की अपने यहाँ होती थी। और इसके बाद 750 केवी की, फिर आपको 400 केवी, 220 केवी, 220 केवी, 220 है, हाँ 220 केवी, 132 केवी, इसके बाद 60 केवी, 60 केवी। तो इतने वोल्टेज की आप क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो ट्रांसमिट कर सकते हैं तो वो सिर्फ कितना इतने केवी की ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं। यदि इससे कम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन जो आपके डाटा के अकॉर्डिंग याद रखना है वो मैक्सिमम 1200 केवी और मिनिमम यहाँ पास 66 केवी आपको याद रखना है। इसके बाद जो हम याद रखते हैं तो यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने वोल्टेज को करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पास जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो हमारा जनरेशन होता है उतने केवी से ही स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितने केवी तक की हम वोल्टेज को यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपको दिख रहा होगा 33 केवी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद हम करते हैं 11 केवी का, इसके बाद हम करते हैं 6.6 केवी का, 3.3 केवी का, 2.2 केवी का, 1.1 केवी का और यहाँ पास 400 केवी का। सॉरी केवी नहीं लगाना है, वोल्टेज लगाना है। जो गलती मैं किया वो आपको नहीं करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप इतने में कर सकते हैं, या फिर आपको यह ऑप्शन जो 2 है ये आपको बहुत ही कम देता है, तो इसको आप ना भी याद रखें तब भी चल जाएगा। ये जो 22 केवी है और 1.1 केवी है तो ये आपको याद न रखें तभी चल जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही रहता है। तो इसको हटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा ही दीजिए वोल्टेज, ठीक है। तो इतनी जो वोल्टेज है तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतनी वोल्टेज हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इस डाटा को आप याद रख लेंगे, ज़्यादा पूरे डाटा को याद ना रखें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको अच्छे लेवल का है जैसे 1200 मैक्सिमम ट्रांसमिट करते हैं और मिनिमम 600, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 33 केवी मैक्सिमम और 400 केवी मिनिमम, इतना करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। और जो जनरेशन है 33 केवी जनरेशन करते हैं और यहाँ पास 400 क्या करते हैं, यहाँ 33 से 400 तक यहाँ पास जनरेशन को हम कर सकते हैं। और एक इसको मेन रूप से आपको याद रखना है कि आपको परेशान करने के लिए ये ऑप्शन में दे देगा 9.9 केवी का, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, ये ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन जो है तो हम एसी और डीसी प्रकार दोनों प्रकार की सप्लाई का हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एसी प्रकार अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं ट्रांसमिशन कर सकते हैं। परंतु हम अपने इंडिया में जो देखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज जो देखते हैं वो एसी प्रकार की जो सप्लाई होती है, तो हमारे घरों में भी ज़्यादातर आती है एसी प्रकार की। जो हमारे घरों में चलने वाले उपकरण है वो भी ज़्यादातर एसी प्रकार के उपकरण लगे हैं। तो हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि एसी प्रकार की जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा करते हैं, तो इससे यह भी समझ में आता है कि वो ज़्यादा करने का वजह भी हो सकता है कि वो क्या सस्ता वगैरह सस्ता होता होगा उसका ट्रांसमिट करना, लेकिन यह हमारी सोच गलत है। जो ट्रांसमिशन है वो एसी और डीसी दोनों की तुलना करें तो डीसी सप्लाई की जो ट्रांसमिशन है दृष्ट धारा डीसी सप्लाई की जो ट्रांसमिशन है वो एसी की अपेक्षाकृत क्या है कम कास्ट की है, सस्ता है, इकोनॉमिकल है। तो फिर हम डीसी का ही क्यों नहीं करते हैं, आपको यह भी सोचना पड़ता होगा। लेकिन उसमें हम फिलहाल देखेंगे कि डीसी और एसी के ट्रांसमिट करने के जो लाभ होते हैं उसमें जब हम चर्चा करेंगे तो पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि डीसी सप्लाई को यदि हम ट्रांसमिट करते हैं, एसी और डीसी दोनों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अंडरग्राउंड और ओवरहेड लाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं कि यदि हम डीसी सप्लाई को क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें हमको क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा।
समझते हैं कि डीसी सप्लाई को यदि हम ट्रांसमिट करते हैं तो क्या हमको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आपने नोट कर लिया होगा या फिर आप समझ लिए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं अब। तो यहाँ पास एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे डीसी के लाभ। डीसी के लाभ, प्रॉफिट ऑफ डीसी दिष्ट धारा करंट। तो यहाँ यदि हम एसी की तुलना करके डीसी की हम क्या करें, ट्रांसमिट करें, तो एसी में कितने वायर लगेंगे, 3 वायर लगेंगे। एसी सप्लाई में 3 वायर लगेंगे, जबकि डीसी सप्लाई में हमारे ओनली फॉर 2 वायर, तो 2 ही वायर लगेंगे। तो इसमें हमको वायर की क्या हुई, बचत हुई, चालक की बचत हुई। तो यहाँ पास एसी से तुलना करके डीसी की बात करें तो यहाँ चालक की बचत हुई, तो हमारा यह क्या हुआ, पैसा बचा, तो यहाँ पास हमारा लाभ हुआ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पास जो चालक से हमको पैसे बच रहा है तो वहाँ पास लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा, चालक से पैसा बचेगा तो वो 2 कंडक्टर ही यूज करेंगे, और जिससे हमारा क्या होगा, वहाँ पास मटेरियल की कास्ट की बचत होगी। तो यहाँ पास क्या होगा, चालक की बचत होगा, कहें तो मटेरियल भी बोल सकते हैं, चालक या मटेरियल की बचत होगा। अब दूसरा चीज़ इसमें यह है कि दूसरा क्या लाभ होगा कि यदि हम डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट करते हैं तो फिर उसमें जो आपका कोरोना प्रभाव है, कोरोना प्रभाव आगे बताएंगे क्या होता है, जो कोरोना इफ़ेक्ट है, कोरोना प्रभाव है, वो नहीं होगा। डीसी सप्लाई में कोरोना प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पास डीसी सप्लाई में कोरोना प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो डीसी सप्लाई में क्या कोरोना प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे कि डीसी सप्लाई में कोरोना इफेक्ट नहीं होता, ऐसा लिखना सही नहीं है। कोरोना इफेक्ट कम होता है, ये लिखना थोड़ा अधिक सही है। और दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ है, तो इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। पहले हमको ये जानना होगा कि कोरोना प्रभाव नहीं होता, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। कोरोना प्रभाव भी लॉसेस उत्पन्न करते हैं, हानि उत्पन्न करते हैं। कंडक्टर के चारों ओर वायु जो होती है आयनीकृत हो जाती है, और आयनीकृत होने के लिए उस कंडक्टर से ही एनर्जी लेती है, और उस कंडक्टर से जब एनर्जी की खपत होती है तो वह वायु का वहाँ पास पावर की लॉस करती है। इस प्रकार से यहाँ पास कोरोना इफेक्ट यदि कम होगा तो वहाँ पास लॉसेस कम होगी, जिससे हमारा यहाँ डीसी से ट्रांसमिट करने के हमारे फ़ायदे होंगे। दूसरा चीज़ इसमें हमने बोला कि यहाँ पास स्किन इफेक्ट नहीं होता। तो स्किन इफेक्ट को भी आगे समझाया जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से क्या होता है स्किन इफेक्ट। फिर भी थोड़ा भी समझते हैं हम कि स्किन इफेक्ट, तो जो हमारा एक चालक होता है, एक चालक हो गया, हम इस प्रकार से चालक को क्या ले लिए, हम गोलाकार एक हम चालक ले लिए। अब जो हमारी एसी सप्लाई होती है तो वो चालक के ऊपरी वाली भाग में क्या होती है, फ्लो होती है। ये जो ऊपरी वाली भाग है तो यहाँ से हमारी एसी सप्लाई फ्लो होगी, और बीच वाले भाग से एसी सप्लाई हमारी फ्री फ्लो नहीं होती है, वह खाली हो जाती है। इसका भी कारण बताएंगे। तो यहाँ पास ऊपरी वाले भाग से हमारी क्या होगी, एसी सप्लाई फ्लो होती है। जबकि डीसी क्या होती है कि डीसी जितने भी कंडक्टर के पूरे क्षेत्र होते हैं तो उन पूरे क्षेत्रों से क्या होती है, प्रवाहित होती है, पूरे क्षेत्रों से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास डीसी जो होगी तो पूरे क्षेत्रों से प्रवाहित होगी, तो उसमें स्किन इफेक्ट कम होता है। उसमें क्या होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि इसमें स्किन इफेक्ट कम
होता है। स्क्रीन इफ़ेक्ट कम होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्रीन इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन इफ़ेक्ट कम लिखेंगे तो वो हमको ज़्यादा सही है। अब दूसरी चीज़ इसमें कि जो इसके ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस होता है इसमें, तो जो दो तार होते हैं, क्या होते हैं, जो दो तार होते हैं, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, हाई वोल्टेज है तो उसके बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस बन जाता है। तो इसमें ऐसा कोई कैपेसिटेंस का रोल नहीं है। कैपेसिटेंस नहीं बनेगा तो उसमें चार्जिंग करंट नहीं बहेगी, और चार्जिंग करंट नहीं बहेगी तो उसमें हमारे लॉस जो हैं तो वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इसमें कैपेसिटेंस नहीं होता, जिससे हमारी चार्जिंग करंट नहीं बहती और लॉसेस हमारे नहीं होते। तो यह भी फ़ायदा हो गया। तो दूसरा चीज़ इसमें कैपेसिटेंस नहीं होता, तो कैपेसिटेंस नहीं होता। जब इसमें कैपेसिटेंस नहीं होता तो ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें जो होगा हमारा, इंडक्टेंस भी नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, इंडक्टेंस भी नहीं होता। दो जो चालक तार होंगे, इन दोनों के जो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें इंडक्टेंस होता है, तो उसमें इंडक्टेंस भी नहीं होता। तो इसमें इंडक्टेंस नहीं होगा तो फिर इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस नहीं होगा तो इसमें जो हमारी लॉसेस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इंडक्टेंस नहीं होगा तो इसमें पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। इसमें इंडक्टेंस नहीं होगा तो पावर लॉस कम होगा। इंडक्टेंस नहीं होगा तो पावर लॉस कम होगा। नहीं तो पावर लॉस कम, पावर लॉस कम, तो इसमें पावर लॉस कम होगा। और इसमें जो दूसरी चीज़ है, तो इसमें डीसी सप्लाई जो होती है, तो डीसी सप्लाई एक सरल रेखा में सीधी जाती है, कुछ इस प्रकार से जाती है। जबकि एसी सप्लाई कैसे जाती है, एसी सप्लाई कुछ इस प्रकार से जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि सर्ज उत्पन्न हो जाता है। सर्ज क्या है कि कम टाइम में, यहाँ से मान लीजिए निकलना चालू हुई सप्लाई, तो कम टाइम में अचानक से उसके वोल्टेज का क्या होना, बढ़ जाना। हमारी वोल्टेज को ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन कम टाइम में ही वोल्टेज का क्या अचानक बढ़ जाना, तो इससे क्या होगा, सर्ज हो जाएगा। ऐसी कारण, ऐसी स्थिति, लाइटनिंग, बिजली वगैरह गिरती है या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है तब आती है। तो इसमें डीसी में सर्ज नहीं होता है, तो इससे हमारी सर्ज नहीं होगा। तो फिर जो उसके ऊपर हम सर्ज, इसमें सर्ज होने की संभावना कम होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो सर्ज होने की संभावना कम होती है। तो फिर जो हम ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारे टावर होते हैं, यहाँ पास जो टावर होंगे, और टावर से हम क्या लगाए होते हैं, यहाँ इंसुलेशन लगे होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं। तो फिर इंसुलेटर जो लगे होते हैं तो इसमें सर्ज नहीं होगा। तो फिर पंचर होने की, इंसुलेटर जो पंचर होने की संभावना है, लीकेज होने की वो संभावना है, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यहाँ पास इंसुलेटर पंचर होने की संभावना कम हो जाएगी। तो सर्ज नहीं होता, ऐसे लिखेंगे, सर्ज नहीं होता। तो फिर क्या होगा, इंसुलेटर हमारा, इंसुलेटर हमारा पंचर नहीं होगा, पंचर नहीं। तो इंसुलेटर हमारा पंचर नहीं होगा। और जो एसी सप्लाई है ना, तो यह प्रत्येक क्षण अपनी जो स्थिति है वो बदलती रहती है, जबकि डीसी सप्लाई वो एक कोई स्थिति नहीं बदलती। तो हम बोल सकते हैं कि डीसी में क्या है, एक स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। तो इसमें स्थायित्व होता है, हम यह बोलेंगे कि इसमें स्थायित्व होता है, इसमें स्थायित्व होता है। जो स्टेबिलिटी होती है तो इसमें स्थायित्व होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पास फ़ायदा देखने को मिलता है। और इसमें दूसरी चीज़ ये बोल सकते हैं कि जैसे हम मोटर को चलाते हैं, 3 फेज मोटर को चलाते हैं या ट्रांसफार्मर को चलाते हैं, तो उसमें पैरेलल जो उसका ऑपरेशन है, क्या है, पैरेलल ऑपरेशन है। तो उसको करने के लिए हमको उसके सप्लाई के टर्मिनल को मैचिंग कराना होता है, एसी की बात करें तो। जबकि डीसी में ऐसी कोई स्थिति नहीं आती कि वो मैचिंग कराने की, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह का कोई रोल होता ही नहीं। तो इसमें यदि हम कालांतर को चेंज किए बिना भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने कालांतर को, मतलब फेज डिफरेंट को, फेज डिफरेंस को चेंज नहीं करते हैं, तब भी हो जाएगी, हमारा काम यहाँ पास हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या करते हैं, फेज डिफरेंस हमको चेंज नहीं करना पड़ता, मतलब कालांतर को मैचिंग नहीं कराना पड़ता है। तो इसमें
कलांतर को मैचिंग नहीं कराते हैं। कलांतर मैचिंग, मैचिंग मतलब उसमें मिलाना, जो आर बाई बी तो आर बाई बी से ही मिलाना पड़ेगा, उस प्रकार से इसमें कोई सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी डीसी सप्लाई के पूरा लाभ। इतने सारे लाभ होते हैं, इसके वजह से हम इसको यूज करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करना चाहते हैं, चूँकि हमको इससे लाभ होते हैं। लेकिन इसमें कुछ तो खराबी होगी। बहुत सारे लाभ हैं, हम मान लिए कि हमारे पास 8-9 प्रकार के लाभ हैं, लेकिन एक आध दो भी खराबी होगी यहाँ पास, तो उसके वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसी इसकी क्या खराबी है जो मेन रूप से कि इसको यूज करना चाहते हैं तो हम चाह कर भी इसको यूज नहीं कर पाते। डीसी सप्लाई को ज़्यादातर हम इसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, इसमें क्या खराबी है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि डीसी के जो हानि होती है, डीसी सप्लाई की जो हानि होती है, तो इसमें उसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे डीसी सप्लाई के हानि, डीसी सप्लाई के क्या हानि है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको जब जनरेटिंग स्टेशन से हमको यहाँ पास हमने जनरेटिंग स्टेशन से जब हम उसको उत्पादन करते हैं तो इसमें हम जो डीसी सप्लाई की उत्पादन है वो हम मैक्सिमम 600 वोल्टेज 650 वोल्टेज तक हम इसकी उत्पादन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसका जनरेशन नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जनरेशन इसलिए नहीं कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो हम अल्टरनेटर जिस जनरेटर से हम उत्पादन करेंगे तो उस जनरेटर में डीसी जनरेटर में होता है आपका कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन होता है तो कम्यूटेशन क्या करता है, स्पार्किंग करता है। यदि हम डीसी वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज को उत्पादन करेंगे तो हाँ स्पार्किंग इतना ज़्यादा होगी कि वह बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसमें हीटिंग लॉसेस आयुष्कारात बहुत सारी प्रकार की उसमें बीमारियाँ आ जाएंगे। कहे तो उसको हम उत्पादन करने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब हम नॉर्मली वोल्टेज को जनरेटर से डीसी जनित्र से हम उत्पादन करते हैं तो स्पार्किंग आप पढ़े होंगे पिछले पुराने क्लासेस में हमारे देखे होंगे कि जो इसमें वो होता है कम्यूटेशन होता है तो वो कैसे ख़राब कर देता है अपनी डीसी सप्लाई को। तो वो कम्यूटेशन ख़राब कर देगा तो उसमें से हमारी पूर कर देगा, तो उसमें से हमारी डीसी को उत्पादन करना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम डीसी को उत्पादन इसीलिए नहीं करते ज़्यादा वोल्टेज की क्योंकि उसमें कम्यूटेशन आ जाता है, कम्यूटेशन ख़राब कर देता है, कम्यूटेशन उत्पादन करने ही नहीं देता है। तो इसलिए हम उसको ज़्यादा वोल्टेज की उत्पादन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ हम 600 वोल्टेज की उत्पादन कर लिए, 650 650 वोल्टेज की उत्पादन कर ही लिए, तो फिर उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर चाहिए, परिणामित चाहिए। जबकि डीसी सप्लाई पर कार्य ही नहीं करता, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता क्योंकि उसमें इंडक्टेंस है ही नहीं, तो ट्रांसफार्मर हमारा डीसी सप्लाई पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पास हम कुछ इसके लॉसेस देख लेते हैं कि यह क्या करेगा। पहली चीज़ तो कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन इसमें हाई होगा। दूसरी चीज़ इसको हम तो हाई होगा इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं 650 वोल्टेज से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। और इसमें दूसरी चीज़ में क्या बताया कि इसको हम ट्रांसफार्मर से स्टेप अप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप नहीं कर सकते। ओके। और जो तीसरी चीज़ है तो इसको यदि हम ऐसे कुछ उपकरण से स्टेप अप करना चाहें, बढ़ाना चाहें, या फिर ट्रांसमिट करने के लिए जो हमको उपकरण लेने होते हैं, इसके स्विच वगैरह लेने होते हैं, तो उसको जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो उसमें जो स्पार्किंग होती है तो उस स्पार्किंग की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इसमें जो हमको उपकरण यूज करने होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसके स्विच वगैरह ये सब पूरे उपकरण जो होते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। इसीलिए इसका यूज करना हमको क्या हो जाता है, इससे ट्रांसमिट करना हमको मुश्किल हो जाता है। तो इसके जो स्विच वगैरह हैं, यहाँ कुछ चीज़ें लिखते हैं, स्विच हो गया, स्विच गियर हो गया, और आपका
यहाँ पास जो भी इसमें लगते हैं स्विच हो गया। तो इसमें जो उपकरण होते हैं, इसमें जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इसमें उपकरण क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो इसीलिए इसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर तो काम करता ही नहीं, वो लिख दिया, और इसमें उपकरण भी क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पास हम देखेंगे टाइमिंग कितना हो गया आपका। चलिए अभी थोड़ा हम इसमें कवर कर सकते हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि यह सस्ता है, तो इसको हम डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट करके देख ही लें। तो डीसी सप्लाई को हम जो ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो कैसे हमको उसमें करना है, और डीसी सप्लाई के हम ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। ये हमको सीधी सी टॉपिक हमारा ये रहेगा कि डीसी सप्लाई का हम ट्रांसमिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डीसी सप्लाई का जो हम ट्रांसमिशन होता है, यदि सस्ता है, इतनी सारी इसमें खूबियां हैं, तो थोड़ी सी बुराइयां हैं, तो फिर भी हम इसको स्टेप ट्रांसमिट करके हमको देखना चाहिए। तो हम इसको डीसी सप्लाई का हम ट्रांसमिशन करते हैं। अब तो डीसी सप्लाई का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे करते हैं, इसमें क्या प्रोसेस करनी होती है, हम वो चीज़ को समझते हैं। अब तो अब देखेंगे डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन। डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन मतलब संचरण। तो डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करने के लिए हम ऐसे ही नहीं कर देंगे कि डीसी में उत्पादन करेंगे और ट्रांसमिट कर दें, क्योंकि अपने यहाँ के इंडिया के भी वैज्ञानिक ना बहुत ही ठीक ठाक हैं, टैलेंटेड हैं, काफ़ी सराहनीय हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि उन्होंने दिमाग लगाया कि पहले हम एसी का उत्पादन ही क्यों नहीं कर लेते। हम एसी का उत्पादन कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ऐसे उपकरण को लगाएंगे कि जिससे हमारा उसमें जो हमारी हानियाँ हैं वो थोड़ा हानि कम हो जाए। तो हम उत्पादन क्या किए, पहले डीसी का कर लिए, सॉरी एसी का कर लिए, और एसी का उत्पादन कर लिए कितने में, 11 केवी में कर लिए। एसी का उत्पादन हम 11 केवी में कर लिए। अब इसमें हम जनरेटिंग स्टेशन से एसी का उत्पादन कर लिए, और इसको हम एसी पर कार्य करता है जो इक्विपमेंट उसी को लगा लिए, हम ट्रांसफार्मर को लगा लिए। तो एसी का उत्पादन करने के लिए हम जनरेटर का यूज़ कर लिए, अल्टरनेटर का यूज़ कर लिए, और यहाँ उसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम क्या कर लिए, यहाँ पास ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लिए। अब चाहते हैं कि इस 11 केवी के वोल्टेज को हम जब डीसी सप्लाई को हमको भेजना ही है, ले जाना ही है, तो फिर हम इसको क्यों ना इसको हम स्टेप अप कर लें। तो इसको हम स्टेप अप कर लिए, और कितने में इसको स्टेप अप कर लिए, 400 केवी में हम इसको स्टेप अप कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा डीसी का पूरा इतना कार्य। ठीक है, सॉरी एसी का इतनी पूरी प्रोसेस हो गई। अब एसी की प्रोसेस इतना हो गया, अब इसको हम चाहते हैं कि डीसी में कन्वर्ट कर लें। क्या कर लें, डीसी में कन्वर्ट कर लें। तो इसको हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास ये हो गया हमारा डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, आप बताएं। आपको बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पास कन्वर्टर लगाएंगे, कन्वर्टर लगाएंगे। यहाँ पास हम एसी से डीसी में करने के लिए कन्वर्टर लगाएंगे, कन्वर्टर। तो डीसी कन्वर्टर लगाएंगे। तो जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे, किससे हम करते हैं, रेक्टिफायर। तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। तो यहाँ पास हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज कर लिए। अब जो ये रेक्टिफायर होता है, दृष्टकारी हो रेक्टिफायर है, तो ये क्या कर देगा, हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये भी ऐसा मत सोचिएगा कि जो रेक्टिफायर हमने देखा होगा कि एक सिलिकॉन टाइप का डायोड लगा लिए हैं और उसी से कर देंगे 400 के लिए हो जाएगा। इसके लिए भी अच्छे खासे महंगे आते हैं इक्विपमेंट, जो मेटल वगैरह के लगे होते हैं। ये आपका सिलिकॉन वगैरह का काम करने वाला नहीं है इसमें, डायोड वगैरह। ठीक है, तो डायोड क्या कर देगा, यहाँ पास एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें रेक्टिफायर वगैरह होंगे।
अब यहाँ पास हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हमको क्या करना है, ये हमारी हो गई यहाँ पास डीसी सप्लाई हो गई, जो हमारा टॉपिक है। तो डीसी सप्लाई को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ से हम डीसी सप्लाई को क्या कर लिए, यहाँ से डीसी सप्लाई को हम क्या कर लिए, ट्रांसमिट कर लिए, ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन। तो यहाँ से यहाँ तक डीसी ट्रांसमिशन हो गया। अब डीसी का हम ट्रांसमिशन किए तो हमको क्या हुआ कि हमको 2 ही वायर लगे यहाँ पास, ट्रांसमिशन करने के लिए 2 वायर लगे। तो 2 वायर जब लगे तो हमारा थोड़ा एसी के अपेक्षाकृत सस्ता हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारा निपटा दिया ये जो उपकरण लगे हैं। तो कोई सस्ता का वहाँ खेला नहीं है, लेकिन ऐसा हम पढ़ते हैं कि ये क्या हो गया, डीसी वायर में 2 वायर लगे, तो डीसी सप्लाई में 2 वायर लगे तो हमारा उसके अपेक्षाकृत क्या हुआ, सस्ता हुआ। अब यहाँ पास हमारी कौन सी सप्लाई आ रही है, डीसी सप्लाई आ रही है। तो इसको अब हम डीसी से किस में कन्वर्ट करेंगे, डीसी से एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, कन्वर्टर लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम कन्वर्टर लगाएंगे। तो कौन सा कन्वर्टर लगाएंगे, यहाँ डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पास इन्वर्टर लगाते हैं। तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं इन्वर्टर। अब यहाँ पास इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर हमारा डीसी से एसी में कर दिया, तो यहाँ पास जो हमारी सप्लाई निकल के आएगी वो कैसी होगी, एसी प्रकार की सप्लाई होगी। तो एसी प्रकार की सप्लाई जो होगी तो वहाँ पास हमारी RYB और N, तो एसी सप्लाई हमारे यहाँ पास आ गई। तो इस प्रकार से हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर यहाँ पास क्या कर देंगे, एसी सप्लाई को हम यहाँ पास ले लेंगे। यहाँ पास हम ट्रांसफार्मर लगा लें तब हमको थोड़ा सही रहेगा। तो यहाँ पास हम क्या किए, ट्रांसफार्मर लगा लिए, ये ट्रांसफार्मर हो गई। ये ट्रांसफार्मर कैसा हो गया, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटा दिया। तो ये हमारा कितना होगा, 400 kV रहा होगा। तो उस 400 kV से हम जितना हम चाहें उतने में कर सकते हैं। यदि 11 का लगाते हैं तो 11 का हो जाएगा यहाँ पास, और उससे कम का लगाते हैं तो उससे कम का, 400 का लगाते हैं 400 का, जितना भी हम कम लगाना चाहे। मतलब इसको अब हमको सीधा सा ट्रांसमिट तो हो गया, अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम फिलहाल कितना 11 kV का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम बताया कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 kV का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को, एसी सप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एसी सप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा डीसी सप्लाई का हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पास जो हम डिस्ट्रीब्यूशन का सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पास हम जनरेटिंग स्टेशन से जो हमारा ये, यहाँ पास आपको यह चीज़ याद रखना है कि जो हम ट्रांसमिशन करते हैं वो हम ट्रांसमिशन की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अभी इस टॉपिक में फ़िलहाल ट्रांसमिशन की चर्चा कर रहे हैं। तो जो हम ट्रांसमिशन करेंगे वो डीसी सप्लाई का करेंगे, और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन वो किस में होगा, हमारा एसी सप्लाई में होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, यह महत्वपूर्ण बात है कि जो हम यहाँ पास जनरेशन करेंगे, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो किस में रहेगा, वो रहेगा हमारा एसी में। और यहाँ पास जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, क्या ट्रांसमिशन करते हैं वो किस में रहता है, वो हमारा डीसी में रहता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो एक चीज़ आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हम जो डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो छोटी मोटी लाइन के लिए नहीं कि छोटी थोड़ा सा दूर लाइन है तो उसके लिए हम कर लेंगे। यह डीसी सप्लाई का जो हमारा ट्रांसमिशन है वो लाभदायक तभी होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद तभी होगा जब यह हम इसकी दूरी को 600 से 800 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए हम ट्रांसमिट करना चाहें, तब यह हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना होता है कि 600 से 800 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी तक के लिए यदि हम ट्रांसमिट करना चाहें तभी यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। और इसमें जो होता है तो आपका उपकरण तो लगे ही होते हैं। अब इस प्रकार से हो जाता है हमारा डीसी का ट्रांसमिशन। अब डीसी का ट्रांसमिशन के अलावा जो हमारी चीज़ें हैं, टाइमिंग हो रहा आपका। अब डीसी ट्रांसमिशन के अलावा जो हमारे इसमें
ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन को हम अब देखेंगे कि कितने तरीके से, वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं उसको, कि ट्रांसमिशन को कितने प्रकार से हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं उसके, एक तो अंडरग्राउंड भूमिगत और एक होता है सिरोपरी जो ओवरहेड लाइन होती है। तो ट्रांसमिशन करने के उसके दो तरीके होते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यह हमें उम्मीद है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। जो अभी तक आपने मेरे वीडियो के अंत तक आपने बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का चर्चा करने वाले हैं और आप सभी के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स अभी आपको बने रहने के लिए। आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना फोकस कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने टारगेट को पूरा अचीव कीजिए। ओके, सो थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।